बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं पहले खैबर पख्तूनख्वा से, वो आपको बताता हूँ। फिर बड़ी अहम खबरें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि सुहेल अफरीदी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर चीज़ों पर बात होनी थी। और इसमें जो सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या, वो कहते हैं जी मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजरीन, क्योंकि अफ़गान महाजरीन का मामला खैबर पख्तूनख्वा में ही है, ज़राअत और अफ़गान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए मादरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब PMLN इक़्तिदार में थी तो वो छोटी छोटी बातों पे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने बरतानिया चले जाते थे। टेलीफोन पे हदायत नहीं लेते थे, बल्कि यहाँ से पूरी पूरी काबीना बरतानिया जाती थी, वहाँ लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा लेती थी और वापस आकर हुकूमत चलाती थी। वो दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर बड़ी बड़ी तैनातियों के फैसले बरतानिया में बैठ कर किए हैं। उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पार्टी के 30-30, 40-40 लोग और बाद औक़ात 100 के करीब लोग मियां नवाज शरीफ साहब को रोज़ाना मिलने के लिए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातों का तांता बंदा रहता था और मियां साहब अपनी पूरी पार्टी और निज़ाम जेल के अंदर से बैठकर चला रहे थे। तो जब मियां नवाज शरीफ जो कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, उनसे ये लिए जा सकते हैं मशवरे, तो इमरान खान जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का फैसला उसने करना है कि अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उसने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्या होना चाहिए, तो मैंडेट उसका है ना। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी इमरान खान से मिलवाएं, वहाँ से मैं रहनुमाई लूँगा और फिर मैं आकर आपके सामने बैठूंगा। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा, शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के वापस बता ही नहीं सके। एक और मुलाकात के लिए भी कोशिश की सुहेल अफरीदी ने कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, याया अफरीदी से। अब ये एक कबीले के लोग हैं, सुहेल अफरीदी और याया अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि याया अफरीदी से मिलकर कोशिश करते हैं, रब्ता किया। उन्होंने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस याया खान से रब्ता, इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को ख़त लिखा गया है, जिसके बाद आज मुलाकात के लिए रब्ता किया गया। चीफ जस्टिस के स्टाफ ने बताया कि चीफ जस्टिस मसरूफ़ हैं, पूछ कर बताते हैं। या पूछ कर बताए हुए दोहराने वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन पूछ कर बताते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के मुंतज़िर हैं। ये सारी पूछ के बता रहे हैं। जहाँ से ये पूछते हैं वो सारे ही जानते हैं कि कहाँ से बेचारे ये पूछ के आते हैं। इन्हें इजाज़त मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि जनाब उनसे पूछते हैं और फिर बताते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। हर बंदा उन्हीं की तरफ देख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, कि वो क्या इशारा करते हैं या क्या बात बताते हैं। बहरहाल याया अफरीदी साहब से भी अब वो मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट भी दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और तवातर के साथ मुलाकात करवाई जाए। जबकि जो नई काबीना की तश्कील है उसको रोक दिया गया है कि तब तक नई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इमरान खान साहब बताएंगे ना किसको लेना किसको नहीं लेना, और सुहेल अफरीदी साहब वो तमाम हक़ाइक़ इमरान खान साहब के सामने रखेंगे जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में होता चला आ रहा है। यानी फरवरी 2024 में तहरीक-ए-इंसाफ जीती थी, गंडापुर वज़ीर आला बन गया, तब से लेकर अब तक डेलिबरेटली सुहेल अफरीदी की, मीना खान अफरीदी की या शाहिद खटक साहब की, इनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब को जाकर कुछ हक़ाइक़ बताना चाहते थे और इन्हें रोका गया। और अब इनमें से एक वज़ीर आला बन गया, तो अब ये चाहते हैं कि जाकर इनकी मुलाकात हो और ये हक़ाइक़ इमरान खान साहब के सामने रखें ताकि उनकी रोशनी में इमरान खान साहब फैसला करें। तो नई काबीना की तश्कील भी रोक दी गई है। इससे पहले खबर चलवाई गई कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी वज़ीर आला की, तो वो खबर तो जनाब हो गई कैंसिल। और जिन्होंने खबर दी उन्होंने ही वापस ले ली कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया था सुहेल अफरीदी ने, कहा मैं वज़ीर आला हूँ तो मैं बताऊँगा क्या करना है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम जब आप वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ रहे हो, तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। एक और नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो अपना ट्वीट है
वहाँ उनका स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें इमरान खान साहब ने एक नया काम किया। पहले तो उन्होंने सोहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी और ISF का दरीना साथी है, तारीफ़ की उनकी, और उन्होंने कहा जी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के नज़रिए के तहत ऐन मुताबिक इनकलाबी काम करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने शाबाश दी कि ठीक है, अच्छे तरीके से इक़्तिदार को मुंतकिल किया उसने। फिर 4 बड़े वाक़यात इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 साल में हुए। एक 9 मई का, 26 नवंबर का, आज़ाद कश्मीर का और मुरीद के का। इन 4 वाक़यात में कत्लेआम हुआ, निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। अब 9 मई फॉल्स फ्लैग के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाया, इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। बंदों को उठा के 10-10 साल जेलों में डाल दिया, सजाएं दे दी, और फौजी अदालतों ने भी सजाएं दे दी पकड़ के, जो पूरी दुनिया में नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा हालांकि उस दिन निहत्ते शहरियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया था। यही वारदात 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ हुई। तो इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके और कत्लेआम के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जा सके। अब वो ये कहते हैं कि उसके बाद जनाब फिर ये कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया, यानी अब जो आज़ाद कश्मीर में किया गया और फिर उसके बाद अब तहरीक लब्बैक के साथ हुआ। नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम कारकुनान और अवाम मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ निकले। तो मैं आपको बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। हर शहर के अंदर लोग निकले हैं। पंजाब के अंदर तो पूरा एक ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जगहों पर कारोबारी मराकज़ थोड़े बहुत बंद रहे, अब बाकी जगहों पर कई जगहों पर खुले रहे। एक मिक्स किस्म का रद्द अमल था, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो पूरा का पूरा निज़ाम था उसको तैयार किया गया था। पुलिस वगैरह को सबको तैयार रखा गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जनाब कोई भी हंगामी सूरत पैदा हो सकती है जुम्मे वाले दिन। तो जुम्मे के दिन से डरे हुए हैं। तो जुम्मा तो अगला भी आएगा, उससे अगला भी आएगा, तो किसी भी दिन लावा फट सकता है। तो अब जो हरकतें ये हुकूमत कर रही है, जो फसल बो रही है, वही इसको काटनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा कि यार अब इसके ऊपर मुतालबा ये किया जाए कि चारों वाक़यात के जुडिशल कमीशन का क्याम होना चाहिए। आज मुल्क में सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। सारी अदालतें फौजी अदालतों में बदल चुकी हैं। जैसे फौजी अदालतों को चलाया जाता है वैसे ही आम अदालतों को भी चलाया जा रहा है। 26वीं गैर आईनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी है। मुल्क में लाकानूनियत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस फायद ईसा, जज आमिर फारूक और जज टोकर, सबके पास हमारे केसेस और पटिशंस गई, मगर कहीं से इंसाफ नहीं मिला। फिर आज इमरान खान साहब ने एक जो नया काम किया वो ये किया कि नॉर्मली वो इलेक्शन की धांधली और मैंडेट की चोरी के लिए, और याद रखिएगा ये एक ऐसा काम है जिस पे आर्टिकल 6 लगता है, तो इमरान खान साहब इसमें कादी फायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इसमें पहला नाम आसिम मुनीर का लिया। वो ये कहते रहे हैं लेकिन बड़ा क्लैरिटी के साथ आज उसी लिस्ट में शामिल कर दिया कि आसिम मुनीर, कादी फायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा ने हमारा मैंडेट चोरी करके फार्म 47 की नाअहल और नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की, जिनके पास पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकलने का कोई रास्ता है, ना कोई विजन है, ना कोई एहलियत है। दहशतगर्दी, अमन व अमान का क्याम, हर चीज़ इन्होंने जनाब, इनकी एहलियत ही नहीं है, बर्बादी हो गई। इमरान खान साहब बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तारीख से साबित है कि मिलिट्री डिक्टेटर का सिर्फ बंदूक के जोर पर हर चीज़ का हल निकालने का फार्मूला कभी भी देरपा और कामयाब साबित नहीं होता। अफगानिस्तान के साथ मसले का हल फौजी नहीं है, सियासी है। लिहाजा सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो मामला फहमी से मुल्क में देरपा अमन का क्याम यकीनी बनाएं। फार्म 47 की जाली हुकूमत का ना ही इस्तेहकाक है और ना ही एहलियत के वो क्याम अमन में मौसर किरदार अदा कर सकें। हमारे दौर में दहशतगर्दी कम तरीन सतह पर आ गई थी। मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए तो मैं अफगानिस्तान से तनाज़ात के हल और क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इसमें एक ऑफर भी है। कई लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब पैरोल पर रिहाई चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसी अपने ट्वीट में उन्होंने आसिम मुनीर पर सख्त तरीन तनकीद भी की है। तो ये कोई डील की ऑफर नहीं है। फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मुल्क को बचाना है तो आपको अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आपके अंदर ये काबिलियत क्योंकि नहीं है, लिहाजा मुझे मौका दें, मैं ये बात करता हूँ, मुझे पैरोल के ऊपर आप बाहर निकालें तो मैं कर लेता हूँ और ये मामला रिजॉल्व करता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान में कि वो ये कर पाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ रिहा हो गया, आज़ाद नहीं हुआ। एक जुमला अपनी मर्जी से नहीं बोल, लेकिन इस फार्मूले के ऊपर कोई जा नहीं रहा। ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने ना बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। ख्वाजा आसिफ ने अभी इतनी बड़ी गवाही दे दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैद हमीद जो है इसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को, अब ये आदमी पाकिस्तानियों का कत्लेआम करता है, आज पाकिस्तान का एक मतलूब आदमी है, इसके चक्कर में आप ड्रोन लिए फिरते हैं, कभी अफगानिस्तान में, कभी जेट तैयारे। अब ख्वाजा आसिफ कहता है कि जनरल फैज ने टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी। अंदाजा करें आप। और दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाने का जो फार्मूला है वो भी जनरल फैज का, जनरल बाजुआ का और जनरल नदीम अंजुम का था।
और ये रल के ये कार्रवाई डाल रहे थे और ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जर्नैल तकदीर का फैसला करते हैं और मुसल्लत करते हैं। इमरान खान के दौर में नहीं कर पाए, उन लोगों ने मना कर दिया था। तो ये जब अर्दली हुकूमत आई, इंपोर्टेड हुकूमत, तो उसे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारी क्या जरूरत है, आ गए दहशतगर्द और अब छा गए वो और हर तरफ मौजूद है। अब उनके साथ आप लड़ते हैं, रोजाना आपके जवान शहीद होते हैं, तो क्यों कौम को इस अंधे कुएं में धकेला। बात सादी सी है। मुझे ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को पूरे को एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक नो गो एरिया में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर यहां से मर्जी की मादनियात उठाई जाएंगी और जिसको जो दिल किया बेच दिया। मुझे तो ऐसा लगता है। बलूचिस्तान में अनारकी की जो सबसे बड़ी वजह है वो उसके वसाइल है। बलूचिस्तान में जो लॉलेसनेस है या बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वहां पे जो मादनी वसाइल है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन इलाकों में ज्यादा बदअमनी है जहां पे मादनी वसाइल ज्यादा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। नाज़रीन, कुछ स्टेटमेंट है जो माजी में इन लीडर्स ने दिए हुए हैं, ख्वाजा आसिफ ने और बाकी वज़रा ने, वो अब इनके गले पड़ गए उनके अपने स्टेटमेंट्स। मैं इनमें से ना कुछ आपके सामने रखता हूँ, ये आप देखें कितना इंटरेस्टिंग है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ को अगर आप पहले सुने तो मैं इनका स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई फौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है, लेकिन माजी में ख्वाजा आसिफ का अपना स्टेटमेंट है, आज बड़ा वायरल हुआ है। बात तो उनकी ठीक है, काम तो वही हो रहा है ख्वाजा आसिफ ने उस दौर में जो बात की थी, लेकिन जरा सुने आप। ये असला जो हमने अपनी दिफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको करने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं 5 अरब डॉलर के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तिदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है। हाँ जी नाज़रीन, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं इस हवाले से। एक अता तारड़ का भी क्लिप बड़ा वायरल हुआ। अता तारड़ जो है ये कुछ अर्सा पहले का क्लिप है, जब तहरीके इंसाफ के ऊपर गोली चलाई मौजूदा रजीम ने 26 नवंबर को। उसके बाद इन्होंने कहा जी आपने बंदे मार दिए निहत्ते। तो अता तारड़ क्या कह रहा था जरा ये सुने। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएलपी के धरने के ऊपर, तहरीके लबैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताज़ियत की। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी तहरीके इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी एक क्लिप पोस्ट किया जिसमें इमरान खान साहब यूज़ ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि वहाँ जजों की गर्दनें काटने की बात हुई थी कि इनकी गर्दनें उतार दी जाएंगी। कोई इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने नहीं निकला था। और दूसरा ये है कि वहाँ कोई इस तरीके से घेर के लोगों को अंधाधुंध गोलियाँ नहीं मार दी गई थी, कोई ये तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया गया था। बड़े मुज़ाकरात हुए थे और मामले का हल भी निकाला गया था। और बाद में मुझे ये बताएं कि जब तहरीके इंसाफ के दौर में तहरीके लबैक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनको वापस मैदान में कौन लेकर आया? इनको रीलॉन्च किसने किया? ये पता है आपको? ये मैं आपको बताता हूं। तहरीके लबैक को रीलॉन्च किया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दबाने के लिए। और इनके सोशल मीडिया पे दबाव डाला जाता था कि आप इमरान खान